चूंकि जनार्दन कोहली की पोजीशन बड़ी भी थी और ऊंची भी थी, इसीलिए सभी को जनार्दन कोहली की बात माननी पड़ी थी। उनके एक इशारे में सभी के मुंह खामोश हो गए थे। जब जनार्दन कोहली ने क्राउड को देखा, जिनके चेहरे नीचे लटके हुए थे और मुंह पर ताले लगे हुए थे, तो उन्हें भी अपनी पोजीशन पर गुमान होने लगा था। लेकिन उनकी फितरत में और गोपी शंकर की फितरत में रात और दिन का फर्क था। लेकिन पब्लिक को चुप करवाकर जनार्दन कोहली बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। एक बार फिर से भीड़ को देखकर उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अपने आप को देखो, तुम लोग कैसे हो गए हो। 1 करोड़पति इंसान तुम्हारे गांव में आया है, जिसको तुम जानते तक नहीं हो, और तुम उसी का मजाक बना रहे हो। जनार्दन साहब, क्या विराज ही डायरेक्टर जिंदल है? जैसे ही जनार्दन कोहली ने अपनी बात सामने रखी, वैसे ही कैलाश चौधरी ने धीमी आवाज में पूछा। ऑफ कोर्स वो यकीन नहीं कर पा रहा था। ये रिजल्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर के थे। अगर विराज जिंदल ने ये कहा होता तो बेशक कैलाश चौधरी उसे किसी मजाक की तरह ही लेता। लेकिन एक तरफ पीयूष चावला भी यही कह रहे थे और दूसरी तरफ अब जनार्दन कोहली भी इस खेल में आ गए थे। दो लोग एक ही बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कैलाश चौधरी को यकीन करने में कई चने चबाने पड़े थे। यही वजह थी कि कैलाश चौधरी ने जनार्दन कोहली से वो सवाल किया था जिसका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था, और उसकी आंखें पूरी तरह से अभी भी जनार्दन कोहली पर टिकी हुई थी। उनके मुंह से जवाब का इंतजार हो रहा था, लेकिन कैलाश चौधरी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनार्दन कोहली उसे कड़क नजरों से देखेंगे और फिर कड़क अंदाज में उसकी बैंड बजाते हुए कहेंगे, कैलाश, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अगर तुम सच्ची में बहरे हो तो क्या अब मुझे तुम्हें इशारों इशारों में समझाना पड़ेगा? एक ही बात को मैं कितनी बार बोलूं? क्या मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है? वाकई में जनार्दन कोहली का अंदाज काफी ज्यादा कड़क था, जो अक्सर देखा नहीं जाता था। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश ने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए जनार्दन कोहली से कहा, जनार्दन साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। इस तरह के रिजल्ट से कैलाश को इतना तो पता चल गया था कि अब उसके आगे के दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं। अगर विराज जिंदल ही डायरेक्टर जिंदल है, तो अब फ्यूचर में लंबे समय तक अलीबाग गांव पर पूरी तरह से विराज जिंदल का ही कंट्रोल होगा। अगर ऐसा हुआ तो कैलाश के लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती थी। हालांकि मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा तो गोपी शंकर चौधरी से जुड़ा था। अगर अलीबाग गांव का कंट्रोल विराज के हाथ में चला गया तो गोपी शंकर चौधरी का सरपंच की कुर्सी से बाहर निकलना तय था। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ गोपी शंकर का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस आग में कैलाश चौधरी भी जलने वाला था। कैलाश साहब, क्या आपको और कोई सवाल पूछने हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जमीन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं? ये शब्द विराज के मुंह से बाहर आए थे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शांत और शालीन मुस्कान थी। हालांकि कैलाश को वो मुस्कान काफी शातिर लगी, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। अब जिसकी जैसी नीयत होती है, उसकी सोच भी वैसी ही होती है। विराज भाई, प्लीज मजाक मत कीजिए। अब जब मेयर साहब और जनार्दन साहब ऑलरेडी इतने डिटरमाइंड है, तो मेरे डाउट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैलाश की तरफ से तो कुछ इस तरह का रिएक्शन आया, लेकिन दूसरी तरफ गोपी शंकर का रिएक्शन देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया था, क्योंकि गोपी शंकर को अपनी आइडेंटिटी यानी सरपंच होने का बहुत घमंड था, और उस कुर्सी पर बैठकर उसने हमेशा विराज को नीचा दिखाया, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे इंतजाम भी किए जिससे विराज दोबारा से अलीबाग गांव में नहीं आ सके। लेकिन अब जब विराज जिंदल ही डायरेक्टर जिंदल बनकर बाहर आया है, जिसने इस गांव में करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वर्थ करीब करीब 100 करोड़ की मानी जा रही है, तो भले ही गोपी शंकर कितना भी केपेबल क्यों ना हो, लेकिन अब वो विराज जिंदल का ओपोनेंट नहीं हो सकता था। इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल। गोपी शंकर लगातार यही शब्द बड़बड़ाता जा रहा था। उसे विराज के डायरेक्टर जिंदल होने की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और सही मायनों में देखा जाए तो गोपी शंकर उस बात पर भरोसा करना भी नहीं चाहता था। गोपी शंकर को इस तरह से देखकर तुरंत ही विराज गोपी शंकर के सामने जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, सरपंच साहब, वो कहावत है ना कि नदी पूरब से बहे या फिर पश्चिम से, बहना तो उसे ही है, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह अब अलीबाग गांव आपके हाथ में हो या मेरे हाथ में, क्या फर्क पड़ता है। आपको इस चेंज को डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। विकास, विकास, पूरा का पूरा विकास। और वैसे भी आपके आइडियाज काफी पुराने हो गए हैं जो इस गांव को उस तरह का विकास शायद ही दिला पाएंगे। ऊपर से आपकी स्टबर्ननेस, अब तो कुछ नहीं हो सकता सरपंच साहब। इतना कुछ हो जाने के बाद और विराज के मुंह से पलटवार सुनने के बाद भी गोपी शंकर रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। विराज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तुझे जो बोलना है तू बोल, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे पास वो एबिलिटी है। जब तक तू मुझे कोई एविडेंस नहीं दिखाएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं तुझे डायरेक्टर जिंदल तो मानने से रहा, समझ रहा है ना। गोपी शंकर, तुम्हारी ये हिम्मत, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे मुंह से इस तरह के एरोगेंट शब्द बाहर आ रहे हैं। मैं चाहता तो तुमसे बहुत पहले ही डील कर लेता, लेकिन चूंकि तुमने इतने सालों तक अलीबाग गांव को संभाला इसलिए मैं चुप रहा। भले ही तुमने अलीबाग गांव के विकास में कोई योगदान नहीं दिया हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ी इस गांव को संभालने में। लेकिन ये तुम्हारे अहंकार का कारण नहीं हो सकता है। हालांकि अब गोपी शंकर पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर खड़ा था। उसे शायद इतना तो पता चल ही गया था कि अब वो अपनी सरपंच की कुर्सी को बचा नहीं सकता है। शायद इसी वजह से अब वो खुलकर और दबंग स्टाइल में बगावत करने पर उतर आया था। मेयर साहब, आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये लड़का इन्वेस्टर है। मुझे लगता है कि इसके पैसों के पीछे कोई और है, ये तो सिर्फ एक पपेट है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गोपी शंकर का दिमाग वाकई में बहुत तेज था और वो एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोच रहा था। गोपी शंकर की स्टबर्ननेस देखकर पीयूष चावला सीधा उसके सामने जाकर खड़े हो गए थे और तुरंत ही कड़क अंदाज में बोलना शुरू किया, गोपी शंकर, अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मैं दरअसल पीयूष चावला गोपी शंकर से कहना चाहते थे कि अगर उसने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो वो उसे सरपंच की कुर्सी से फिर से हटा देंगे। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि इस बारे में तो गोपी शंकर को कुछ पता ही नहीं है, तो उन्होंने उससे आगे कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं जताई थी। पीयूष चावला को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। उनके मुंह से शब्द ही खत्म हो गए थे। ये देखकर एक शख्स तुरंत ही उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। मेयर साहब, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। विराज जिंदल को इस मामले के बीच में आता देखकर पीयूष चावला बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने विराज से कहा, मिस्टर विराज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज का दिन काफी अच्छा होना चाहिए था जिससे आप अच्छे से रिबन काट सकते। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आदमी सब कुछ खराब कर देगा। पीयूष का इशारा गोपी शंकर की तरफ था। दरअसल मेयर साहब, ये तो अच्छी बात है कि कोई डाउट कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ मेरा पास्ट देखा है। मेरी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अब मैं इस समय गांव वापस लौट आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। इन लोगों को अपनी ताकत का मजाहिरा दिखाना चाहिए। विराज जिंदल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर मनी मन पीयूष चावला ने कहा, भाई, अगर तुझे ये करना ही था तो बहुत पहले ही कर देता। खाली पीली मुझे अलीबाग गांव के लोगों के सामने बलि का बकरा क्यों बनाया। भले ही पीयूष चावला के दिमाग में वो सारी बातें दौड़ रही थी, लेकिन उन बातों को बाहर निकालने की औकात पीयूष चावला के पास नहीं थी।
तुरंत ही मुस्कुराते हुए पीयूष चावला ने विराज से कहा, मिस्टर विराज, मुझे लगता है कि गोपी शंकर की बात सुनकर आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। आपको इन लोगों के सामने अपने वर्चस्व को नीचा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब गांव के लोग हैं। आप कितना ही प्रूव क्यों ना कर ले, ये लोग भरोसा करने वाले नहीं हैं। मेयर साहब, मुझे तो बस वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। रही बात भरोसा करने की या ना करने की, तो ये सब इन लोगों पर डिपेंड करता है कि ये लोग क्या सोचते हैं। अपनी बात को खत्म करने के बाद तुरंत ही विराज ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, गांव वालों, आप में से कई लोगों ने मुझे इस गांव में बड़ा होते हुए देखा है और आप सभी मुझसे काफी बड़े हैं। जब मैं 9 साल का था तब मैं इस गांव से चला गया था और आज इन 14 सालों में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है और साथ ही साथ अब मैं काफी बड़ा हो गया हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को मुझ पर शक है कि कैसे एक गरीब लड़का शहर जाने के बाद अचानक से करोड़पति बन गया। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी के चेहरे नीचे की तरफ लटक गए थे। विराज सही था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी विराज पर डाउट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराज के पास में उतना पैसा है। अगर उसके पास इतना पैसा है तो वो गोपी शंकर से सुषमा आंटी की जमीन के लिए क्यों लड़ रहा था? लोगों के मन में ऐसे कई सवाल थे जो उन्हें मजबूर कर रहे थे ये मानने के लिए कि विराज अमीर नहीं है। गांव के कुछ लोगों को विराज के पॉइंट्स काफी इलॉजिकल लग रहे थे। अगर विराज इतना अमीर है तो फिर वो ऐसे फटीचर जैसे कपड़े क्यों पहनता है? अगर वो इतना अमीर है तो वो सुषमा आंटी को लेकर गांव क्यों आया? उसे सुषमा आंटी की जमीन क्यों चाहिए जो अभी के समय में कुछ 20 से 30 लाख की है? अगर उसके पास इतना पैसा है तो वो शहर छोड़कर विदेश क्यों नहीं चला जाता है? अलीबाग गांव आकर गांव वालों से लड़ने के बजाय विराज अपनी जिंदगी को बेहतर करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ गांव के कुछ लोग विराज को उस नजर से देख रहे थे। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गांव वालों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेयर साहब और जनार्दन साहब झूठ बोलने में विराज की मदद क्यों कर रहे थे। अपने दिल में विराज ने ये तो तय कर ही लिया था कि उसे इन गांव वालों के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी। अगर विराज के खुद के शब्दों की परिभाषा में समझा जाए तो अगर मनी टफ एक्ट नहीं करेगा तो पैसे का होना मीनिंगलेस है। और इस फैक्ट से हम पीछे भी नहीं हट सकते कि विराज का मुकाबला उन एल्डर्स से हो रहा था जो विराज को 2 कौड़ी का भी नहीं समझते थे। ये सब सोचते हुए विराज ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट को अच्छे से स्क्रॉल करते हुए एक नंबर डायल किया। घंटी की आवाज आनी शुरू हो गई थी। करीब 6 से 7 घंटे के बाद जब कॉल कनेक्ट हुआ तो सामने से किसी लेडी की आवाज आई। क्या बात है विराज साहब, आज आपने मुझे कॉल कैसे कर दिया? मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल ही गए हैं। उस लेडी की आवाज सुनकर विराज फोन पर ही ऑकवर्डली अंदाज में खांसने लगा था। मिस रूपा, मुझे लगता है कि आपको मजाक करने का बहुत शौक है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? फ्यूचर में मेरे पास आपसे पूछने के लिए अभी भी कई सारी चीजें हैं। विराज इतना ज्यादा मॉडेस्ट नहीं था क्योंकि उसे अभी अपने परिवार की यानी जिंदल फैमिली की करंट सिचुएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के बारे में जानना चाहता था। किसी ने उससे कहा था कि रूपा ही है जो उसे जिंदल फैमिली की पल पल की खबर दे सकती है। यही वजह थी कि आज विराज रूपा से जुड़ा हुआ था। अब ये रूपा कौन थी? क्या हैदर की जगह अब रूपा ने ले ली थी? विराज को जिंदल फैमिली की सिचुएशन के बारे में क्यों नहीं पता था? क्या जिंदल परिवार के बीच में सब कुछ सही था? अलीबाग गांव के लोगों को प्रूव करने के लिए आखिर विराज क्या करने वाला था? क्या विराज गांव वालों के सामने अपना नाम बना पाएगा या फिर यहां खेल उल्टा हो जाने की पूरी उम्मीद थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
विराज साहब, आप तो बहुत काइंड है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपकी असेट सेवर हूँ और आपको मदद करने की ड्यूटी पर हर समय तैनात हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भले ही आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं, लेकिन आपको मुझे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही रूपा के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा, बिना काम की भी पेमेंट? रूपा की बात सुनकर अचानक से विराज के दिमाग में एक ईविल आइडिया आया। तुरंत ही विराज ने अपने सिर पर हल्की सी टफली मारते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पर मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें एडवांस में बता दूंगा। ठीक है विराज साहब, तो फिर गुड बाय। शायद रूपा को विराज की बात कुछ पसंद नहीं आई थी। तुरंत ही रूपा ने विराज को गुड बाय बोल दिया था। एक मिनट रुको। गुड बाय बोलने के बाद रूपा कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसने फोन के दूसरी तरफ से विराज की आवाज सुनी। विराज साहब, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? एक बार फिर से रूपा की प्लेजेंट आवाज विराज के कानों में सुनाई पड़ी। उस आवाज की गर्माहट से विराज के कान में हल्की सी खुजली हुई। तुरंत ही विराज ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं आपको मेरी लोकेशन भेज रहा हूं, क्या आप कुछ बेटर कार्स भेज सकती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर विराज साहब क्या करने वाले हैं? रूपा ने क्यूरियस होते हुए पूछा। रूपा की बात सुनकर विराज को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। ऑफ कोर्स, विराज रूपा को ये नहीं बोल सकता था कि वो गांव वालों के सामने थोड़ा कूल होने की एक्टिंग करने वाला है, क्योंकि ये एक डिसरेस्पेक्टफुल हरकत होती और विराज जैसे करोड़पति इंसान को ये करना भी शोभा नहीं देता। अगर रूपा को इस बारे में पता चला तो पता नहीं वो भी विराज के बारे में क्या सोचेगी। इसीलिए विराज को अब जवाब कुछ सोच समझ कर ही देना था। मुझे मुझे बस कुछ कार्स को देखना है और उन्हें टेस्ट करना है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उन्हें खरीद लूंगा, सारी की सारी। विराज की बात सुनकर रूपा ने अपना सर हिलाया और तुरंत ही विराज से उसकी लोकेशन भेजने के लिए कहा। जैसे ही रूपा को विराज की लोकेशन मिली, उस लोकेशन को देखकर रूपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। विराज का कॉल कट करने के बाद रूपा मनी मन सोचने लगी, इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन उसके बाद भी विराज उस सर्कल से बाहर नहीं निकला है। ऐसा लगता है कि इस बार भी उसकी किस्मत में असफल होना ही लिखा है। इसी के साथ रूपा ने एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, वैसे ही रूपा ने बोलना शुरू किया, विष्णु, 30 रोल्स रॉयस को जल्दी से जल्दी अलीबाग गांव पहुंचाओ। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ, और हाँ, कुछ हेलीकॉप्टर्स लेकर तुरंत वहां पहुंचो। जैसे ही रूपा के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो इंसान जिसका नाम विष्णु था, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। उसने बोलना शुरू किया, मिस रूपा, क्या आप? इससे पहले कि विष्णु अपनी बात रख पाता, अपने सवाल रख पाता, तुरंत ही रूपा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है? जितना बोल रही हूं उतना करो, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। रूपा की टोन में इम्पेशंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जैसे ही विष्णु ने रूपा के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मिस रूपा, मैं अभी तैयारी शुरू कर देता हूं। ये बोलने के बाद डर के मारे विष्णु ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। विष्णु के कॉल कट करने के बाद रूपा मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, चूंकि तुम्हें प्रिटेंड करना है तो कुछ इस तरह से करो जिससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करो। कार्स मंगवाई थी, उसके साथ साथ मैं हेलीकॉप्टर्स भी भिजवा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मिस रूपा भी विराज की साइड थी और गांव वालों के सामने विराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। दूसरी तरफ रिबन कटिंग सेरेमनी में जब गांव वालों ने स्टेज पर विराज को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखा, तो एक बार फिर से भीड़ के बीच में विराज बात करने का एक अच्छा खासा मुद्दा बन गया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का क्या कर रहा है? इसने कहा है ना कि ये प्रूव करेगा कि उसके पास बहुत पैसा है, तो ये प्रूव कैसे करने वाला है?
भीड़ में मौजूद एक शख्स ने अपने सवाल जाहिर किए। अब मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे प्रूव करेगा? अगर वो एक कार की डिक्की में बहुत सारा पैसा भर के लाएगा तो मुझे तो यकीन हो जाएगा कि उसके पास बहुत पैसा है, दूसरे शख्स ने जवाब देते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बाकी के गांव वाले उसकी बात से सहमत नजर नहीं आ रहे थे। बेवकूफ, तुम जिस मेथड के बारे में बात कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया है। आजकल का जमाना बदल गया है। अब तुम्हारे पास भी डेबिट कार्ड होगा, तो अब कार्ड के जमाने में लोग कैश क्यों रखेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि एक कार के होने से उस इंसान के पास बहुत पैसा होता है? कार तो मेरे पास भी है, लेकिन उस जमीन को खरीदने की औकात मेरे पास नहीं है। और मैंने सुना है कि वो जमीन 400 करोड़ रुपए में बिकी है। 400 करोड़! क्या इस लड़के के पास 400 करोड़ होगा? एक बूढ़े आदमी ने अपनी बात सामने रखी, जिसे सुनकर लगभग सारे जवान सोच में पड़ गए थे। बाबूजी, तो फिर ये लड़का कब और कैसे प्रूव करने वाला है? जैसे ही एक और शख्स ने उस बूढ़े आदमी से ये सवाल किया, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से बिफरता हुआ दिखाई दिया। अरे मुझे कैसे पता? ना तो वो मेरा बेटा है और ना ही मैं उसका बाप हूं। मुझे क्या पता कि वो क्या करेगा? बाबूजी को इतना उत्तेजित देखकर भीड़ ने उस डिस्कशन से बाबूजी को अलग कर दिया और आपस में फिर से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। एक तरफ भीड़ में मौजूद लोग विराज को लेकर तरह तरह की बातें किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ एक शख्स अपनी पैनी नजरों से भीड़ को देख रहा था और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गोपी शंकर चौधरी था। गोपी शंकर को लग रहा था कि अभी विराज जो कुछ भी कर रहा है उससे वो जानबूझकर अपने आप को छुपा रहा है। दरअसल विराज के पास ये साबित करने की एबिलिटी थी ही नहीं, या फिर ये साबित करना बेतुका था कि वो अमीर था। और इस मौके पर गोपी शंकर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा और उसे अब क्या करना चाहिए। लड़के, फालतू की एक्टिंग करना बंद करो। मुझे सच में नहीं पता कि तुमने किस मेथड का इस्तेमाल करके मेयर साहब और जनार्दन साहब को कंफ्यूज किया है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। गोपी शंकर ने विराज की तरफ देखते हुए कड़क अंदाज में कहा। विराज ने गोपी शंकर की सार्केस्टिक बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी ही देर में उन लोगों को जो दिखने वाला था उससे सभी की बोलती बंद हो जाएगी और उसके बाद विराज को आगे और कुछ भी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने एक्शन में पूरी ताकत दिखाते हो तो फिर शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ उससे विराज काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। घड़ी में 8 बज गए थे और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था। जो गांव की सर्दी को महसूस कर चुके हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अभी गांव वालों के बीच ठिठुरन शुरू हो गई थी। कुछ लोग जतन करके आए थे तो कुछ लोग ऐसे ही आ गए थे। ना तो शॉल थी और ना ही स्वेटर। अब भला उन्हें क्या पता था कि साला ऐसा कुछ होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे विराज अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसके पास पैसा है। देखते ही देखते 1 घंटा और बीत गया और घड़ी में रात के 9 बज गए थे। गांवों में इस समय पर लगभग 90% आबादी सो जाती है, लेकिन आज तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खाया था। लड़के, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारा हमसे पंगा लेने का कोई इरादा है तो ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। फाइनली किसी ने प्रोटेस्ट करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। हाँ, हम लोग कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम प्रूव भी कर पाओगे? अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें हमारा कंपनसेशन दो और हमें यहां से जाने दो। दूसरे शख्स ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। मनी मन ये अंदर से बहुत खुश है। ये देखकर
कि उसने हमारा 3 घंटे का कीमती समय बर्बाद कर दिया। ऊपर से हमें यहाँ आने का कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला है। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। एक शख्स ने तो बगावत का माहौल पैदा कर दिया था। हालांकि पीयूष चावला और जनार्दन कोहली, जो विराज के ठीक बाजू में खड़े थे, अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में पीयूष को काफी समय लगा था और वो बहुत थक गया था। उसने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। 7 बजे रिबन कटिंग सेरेमनी के बाद वो भीड़ को यहाँ से 8 बजे तक रवाना करके विराज और जनार्दन कोहली के साथ 2-2 पैग लगाने वाला था। लेकिन विराज समय पर नहीं आया और जब आया तो गोपी शंकर ने बगावत का बिगुल बजा दिया। इस चक्कर में अब रात के 9 बज गए थे और पीयूष चावला को भी बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि विस्की के 2 घूंट अभी उसके गले से नीचे नहीं उतरे थे। मिस्टर विराज, क्यों ना हम अपनी अमीरी को किसी दूसरे दिन प्रूव करें? अभी मुझे लगता है कि हमें रिबन कटिंग वाले मैटर को सुलझा लेना चाहिए, पीयूष चावला ने धीमी आवाज में विराज को अर्ज करते हुए कहा। इस समय पीयूष के दांत ठंड के मारे किटकिटा रहे थे। हाँ मिस्टर विराज, तुम्हें इन गांव वालों से आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझने वाले नहीं है। अगर तुम इन्हें प्रूव भी कर दोगे तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। जनार्दन कोहली ने भी पीयूष चावला को फॉलो करते हुए अंदर ही अंदर कोसते हुए कहा, अगर अभी गोपी शंकर यहाँ मौजूद नहीं होता तो उन्हें इतना सफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं नहीं मेयर साहब, जनार्दन साहब, इस तरह की चीजों को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। अगर ये सब मेरे पास्ट में हुआ होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे इस गांव के उन अंकल्स को ये शो करना ही होगा कि जिस गरीब के पास पहले कभी खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, आज उसने अपना नाम कैसे बनाया है। जब विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए तो उसकी टोन में दुख और दर्द साफ तौर पर झलक रहा था। विराज को थोड़ी ना पता था कि इतने अमीर होने के बावजूद उसे अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ओए लड़के, तेरी ये इमोशनल बातें मेयर साहब और जनार्दन साहब को पिघला सकती हैं, लेकिन मेरे जैसे फौलाद को नहीं। मैं भी देखता हूं कि तू कब तक फेंक सकता है। साले कमीने, बहुत हुआ तेरा। भले ही मैं इस गांव का सरपंच नहीं रहूंगा, लेकिन मैं गांव वालों के सामने एक फाइटर कहलाऊंगा। जब सबके सामने तेरे झूठ को एक्सपोज करूंगा, पूरी जनता के सामने। अगर मैंने तुझे नंगा नहीं किया तो मेरा नाम गोपी। इससे पहले कि गोपी शंकर अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, अचानक से भीड़ में से एक आवाज आई, वो देखो, वो क्या है? बाप रे! अभी गोपी शंकर पूरी तरह से विराज पर हमला करने के लिए तैयार था कि तभी अचानक से उस शख्स की आवाज ने सभी का ध्यान उसके हाथ के इशारे की तरफ आकर्षित कर दिया था। जब लोगों ने देखा कि गांव के एंट्रेंस से बहुत सारी ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी कार्स अंदर आ रही है, तो सभी ये नजारा देखकर शॉक्ड रह गए थे। इतनी सारी कार्स, ये कहां से आ रही है? किसके लिए आ रही है? भीड़ में मौजूद लोगों के बीच में एक बार फिर से बात करने का सब्जेक्ट तैयार हो गया था। ओ गॉड, बस ये मत कहना कि ये सारी कार्स यहाँ विराज के लिए आ रही हैं। अब लोगों को विराज की एबिलिटी पर संदेह नहीं बल्कि कंफ्यूजन होने लगा था। या अल्लाह, ये तो बहुत सारी हैं और ये नॉर्मल कार्स तो नहीं लग रही हैं। पता नहीं ये कौन सी ब्रांड की कार्स हैं। क्या ये कार्स विदेश से मंगवाई हैं? इतनी सारी रोल्स रॉयस देखकर लोगों का मन अब मचलने लगा था। क्या अब शो बदलने वाला था? विराज की तरफ से अब कैसा रिएक्शन आएगा? क्या विराज भी प्राउडली अंदाज के साथ अपनी बात रखेगा या फिर उसकी विनम्रता अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी? गोपी शंकर चौधरी का कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या इतना सब कुछ देखने के बाद गोपी शंकर और गांव वालों को विराज पर भरोसा होगा या फिर गोपी शंकर एक बार फिर से फाइटर की तरह कोई नई चाल चलेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज उसका एक और चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या फिर जूते मारकर गोपी शंकर को भगा देगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन
पॉकेट एफएम।